नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि कोटद्वार से आ रही है। तो यहां पोखड़ा बैजरो रोड पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी, जिससे ये बड़ा हादसा पेश आया। सभी लोग पोखड़ा ब्लॉक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनुपम भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुपम, कैसे हुआ ये हादसा? 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? पोखड़ा मार्ग में यह हादसा हुआ है और हादसा इतना भयावह था कि करीब 150 मीटर जो गहरी खाई थी वहां पर ये जो मारुति कार थी वो जाके गिरी है। उसमें एक प्रधान थे और 2 लोग हैं, उनकी मौके पर मौत हो गई। जो 2 लोग थे उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि एक को जो घायल था 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। एक सतपुली जो चिकित्सालय है, चिकित्सालय, वहां पर ले जाते समय एक की मौत हो गई, जबकि जो एक चौथा 4 लोग जो गाड़ी में सवार थे उनमें से एक अभी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और बेस हॉस्पिटल कोटद्वार उनको लाया गया है। इलाज यहाँ पे जारी है, लेकिन जो हादसा है अभी हादसे का पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि जो 4 लोग थे उनमें से ड्रिंक किसी ने कर रही थी। तो इस तरीके की जानकारी भी ये मिल रही है कि देर रात का ये हादसा है। तो अभी फिलहाल जो पटवारी है, तहसीलदार है, वो मौके पर मौजूद हैं और छानबीन कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इन तमाम अहम जानकारियों के लिए। तो उत्तरकाशी से दूसरी बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे कुथनौर के पास बंद हो गया है। रोड पर मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हुआ है, जिसे खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही रोड पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। मलबा आ गया था, जिसकी वजह से हाईवे बंद हुआ। जेसीबी मशीनों को लगाया गया है और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही ये नेशनल हाईवे एक बार फिर से चालू हो जाएगा। तो उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एग्जाम देने वाले छात्रों के पेरेंट्स को शपथ पत्र भरना जरूरी होगा। सर्दी जुकाम बुखार ना होने के डिटेल्स देनी होंगी। बिना शपथ पत्र भरे छात्र एग्जाम नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग की सेंटर पे ही व्यवस्था की जाएगी। 22 से 25 जून तक होंगे उत्तराखंड बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम्स। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक भारती सकलानी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। भारती, ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, किस तरह का ये कोई बॉन्ड भरवाया जाएगा या क्या, किस तरह की चीजें इस बार देखने को मिलेगी एग्जाम से पहले? नॉर्मल प्रोसीजर होगा। जो भी बच्चे पेपर देने जाएंगे तो अपने सेंटर पर ही, मतलब अपने स्कूल पर ही, वो लोग एक पेपर पे मतलब लिखवा के लाएंगे। उसमें ये रहेगा कि उन्हें सर्दी खांसी जुकाम इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं है। कोरोना से बचाव को लेकर ये प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। पेरेंट्स से शपथ पत्र मांगा गया है कि उनके बच्चे को कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम। और स्कूल्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, आशीष, कि बच्चों के लिए अगर किसी भी बच्चे को इस तरह की कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी या खांसी जुकाम है, तो इसलिए एक अलग से प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पर करवाई जाए और स्कूल में डॉक्टर्स की भी व्यवस्था की जाए, थर्मल स्क्रीनिंग वहाँ पर करवाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर करवाई जाए। तो ये एहतियात के तौर पर प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसमें सादे पेपर में ही पेरेंट्स लिख कर दे सकते हैं कि उनके बच्चे को कुछ भी सर्दी जुकाम बुखार या इस तरह की कोई भी तकलीफ नहीं है। मुख्य शिक्षा अधिकारी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आज से प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अगर पेरेंट्स चाहे तो वो आज भी दे सकते हैं, लेकिन 22 तारीख से पहले उन्हें देना पड़ेगा स्कूल। मतलब अगर किसी को सर्दी जुकाम की भी शिकायत होती तो एग्जाम नहीं दे पाएगा? जी, सर्दी जुकाम बुखार उसको इन्फॉर्म करना होगा। एग्जाम नहीं दे पाएगा ये नहीं है, पेपर पर लिख कर देना होगा कि उनके बच्चे को बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, ताकि उसकी प्रॉपर जांच की जा सके, स्वास्थ्य विभाग से कंसल्ट किया जा सके। ये एहतियात के तौर पर कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी भारती सकलानी तमाम अहम जानकारियां दे रही थी कि किस तरह से बदलाव किए गए हैं। एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें होंगी, शपथ पत्र भरवाया जाएगा, उसके बाद ही एग्जाम छात्र दे सकेंगे। कोटद्वार में सील कॉलोनी से निकलकर बाहर आ रहे लोगों पर सख्त एक्शन हुआ है और ऐसे लोगों पर केस दर्ज किया जा रहा है। असल में कोरोना संक्रमण के चलते कोटद्वार में सील किए गए गोविंद नगर इलाके के लोगों को बाजार आने से रोक पाना प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इलाके में एक व्यापारी और उसकी मां के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद
गोविंद नगर इलाके को सील कर दिया गया था। बावजूद इसके इलाके के लोग चोरी छिपे दूसरे रास्तों से बाजार पहुंच रहे हैं। वहीं व्यापारी के पड़ोस में रहने वाले दूसरे व्यापारी ने तो बाजार में अपनी दुकान तक खोल दी, जिसे लेकर अब पुलिस ने सख्ती दिखा दी है। पुलिस की ऐसे लोगों को चिन्हित कर मुकदमे दर्ज कर रही है। साथ ही सभी को दूसरे लोगों के संपर्क में न आने की हिदायत भी पुलिसकर्मी दे रहे हैं। हमारे पास शिकायत आई थी कल के गोविंद नगर को हमने कोविड-19 के कुछ लोगों के पॉजिटिव आने के कारण वहाँ सील किया हुआ है और उस इलाके से कुछ लोग दुकान खोल रहे हैं। तो जिस संबंध में हम लोगों ने कल कुछ मुकदमे लिखे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ और उनको एकदम तगड़ी हिदायत दे दी गई है कि वो अपने घरों में रहें और यदि आगे भी इस टाइप की सूचना आती है तो हमसे मुकदमा लिखा जाएगा। तो अब राज्य में हेल्थ वर्कर्स से बदसलूकी भारी पड़ेगी। 3 महीने की होगी सजा, 50,000 का जुर्माना। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स से मारपीट होगा, गैर जमानती अपराध। एफआईआर दर्ज होने के बाद 30 दिन में जांच पूरी होगी। राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन विनियमावली जारी हो गई है। तो ये अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब अगर बदसलूकी हेल्थ वर्कर से की गई तो बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के बीच चंपावत जिले से एक राहत भरी खबर आई है। चंपावत जिला अब कोरोना संक्रमित मरीजों से मुक्त हो गया है। चंपावत सीएमओ के मुताबिक जिले में 47 कोरोना केस आए थे, जिसमें से 46 संक्रमित स्वस्थ हैं और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। हालांकि एक कोरोना पॉजिटिव की हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में मौत हुई थी। जिला चंपावत की लगभग 2,59,648 की आबादी है और हमने आज दिनांक तक 810 सैंपल भेजे हैं। 810 सैंपलों में जो है 48 सैंपल हमारे जो पॉजिटिव आए हैं। हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि सभी एक व्यक्ति जो हमारा जो सुशीला तिवारी में सभी 46 के 46 जो व्यक्ति आज दिनांक तक स्वस्थ है। तो अब मौसम की बात करते हैं। तो राज्य में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश हो रही है और आज दिन भर ये बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। राज्य के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होगी। 18 और 19 जून को इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। किशोर रावत ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ रहे देहरादून से, उनके पास चलते हैं। किशोर, एक बार फिर से अलर्ट जारी किया, अभी भी बारिश हो रही है, क्या मौसम के हालात है फिलहाल? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। फिलहाल अगर बारिश की बात करें तो देहरादून में फिलहाल बारिश का सिलसिला थमा है। देर रात से लगातार यहां पर बारिश हो रही थी और कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया था और वहां पे बारिश हुई है। अब अगर 18 से 24 की बात करें, क्योंकि मौसम विभाग ने जो एक नया अलर्ट जारी किया उसमें कहा है कि 18 से 24 प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। चूँकि 21 जून के आसपास उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे देगा, तो उससे पहले प्री मानसून की अगर बात करें, हालांकि प्री मानसून का जो पीरियड होता है वो मौसम विभाग के अनुसार मार्च से लेके जून तक होता है। लेकिन फिलहाल अगर बारिश की दस्तक की बात करें तो 18 जून से लगातार 24 जून तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आपदा प्रबंधन विभाग या फिर SDRF, जो तमाम और एजेंसियां हैं जो लगातार मानसून सीजन में अलर्ट रहती है, उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए। कारण यही है कि पिछले 2010 से लेकर अगर 2020 तक की अभी तक टिल बात करें तो लगातार जो बारिश हुई है उससे मानसून सीजन में काफ़ी तबाही हुई थी। तो ऐसे में पिछले अनुभवों को और लगातार जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उसको देखते हुए अलर्ट पे रखा गया है सबको। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है किस तरह से पिछले साल उत्तरकाशी में बारिश की वजह से त्रासदी सा माहौल बन गया था, वो उसको लेकर कहना कि अलर्ट रहना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। यहां पर बढ़ते आगे, नैनीताल में 18 से 19 जून को भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला का आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है। नैनीताल में मानसून और बारिश की चेतावनी को लेकर जिला कंट्रोल रूम से लगातार सभी तहसीलों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो आपदा जैसे हालातों में सूचनाओं को जल्द देने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नेटवर्क की दिक्कतों के दौरान सभी तहसीलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो DCR या फिर सैटेलाइट फोन से जानकारी दें ताकि राहत और बचाव कार्य में देरी न हो।
21 जून से राज्य में मानसून दस्तक देने जा रहा है। इसके अलावा 18 और 19 को भारी बारिश की चेतावनी नैनीताल में दी गई है। लेकिन जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो किस तरह से सतर्क है, इस तरह से आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वो लगातार काम कर रहा है। उधर देख सकते हैं कि जो फोन कनेक्टिविटी है, लगातार जो तहसील जो अन्य हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। डीसीआर से लगातार लोगों से संपर्क कर जो सूचनाएं हैं वो इस तरह से यहाँ से ली जाएंगी। हालांकि जिस तरह से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है उसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी जी हैं सर, किस तरह तैयार हैं, क्योंकि 18-19 को भी बारिश की चेतावनी दी है और मानसून भी आने वाला है। नहीं, इस मानसून की तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 1 जून को बृहद बैठक हो चुकी है। और इससे पूर्व भी हम लोग, आपने देखा ही है कि पिछले जो शीतकाल बीता है लगातार हम लोग एक्शन मोड में रहे हैं। जैसे भी बर्फबारी हुई है, रास्ते बंद हुए हैं या ओलावृष्टि हुई है, आंधी तूफान में कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो जितने भी हमारे राहत एवं बचाव दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियों के साथ तुरंत ही एक्शन मोड में आकर के और स्थितियों को सामान्य लाने का पूरा प्रयास किया गया है। हाँ, इस समय आने वाला जो ये मानसून है वो 20 तारीख के बाद कभी भी जनपद में या हमारे राज्य में आ सकता है। और समय समय पर हमें मौसम विभाग से जो चेतावनियाँ या जो अलर्ट्स मिल रहे हैं उसको हम लोग क्षेत्र में जो हमारी टीमें हैं उनको प्रसारित कर रहे हैं, ताकि जो है हमारी टीमें कम से कम समय में रिस्पॉन्ड करते हुए और स्थितियों को सामान्य कर सकें। सर, एक चीज़ है कि कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पहाड़ों में, ये हर साल आती है, तो उसके लिए कितना तैयार हैं? नहीं, कनेक्टिविटी जो है हमारे यहाँ जो भी शेडो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने पहले से ही वायरलेस सिस्टम जो है, जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, उकलकांडा, पतलोट, ढोली गांव, इनमें हमने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वायरलेस सिस्टम लगा रखे हैं। सभी तहसीलें हमारी वायरलेस और सैटेलाइट फ़ोन से जुड़ी हुई हैं। अभी तक हम लोगों को कोई इस तरह की समस्या पिछले किसी भी साल में नहीं आई है कि हम कोई सूचनाओं के बारे में कोई दिक्कत आ पाए हमें संचार की वजह से, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि इस तरह देख सकते हैं कि जो काम है वो लगातार किया जाता है और जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। इस तरह से पूरी टीम ये काम करती है ताकि जो सही सूचनाएं हैं वो आराम से मिल सकें। लेकिन जिस तरह से आपदा का अब दौर आने वाला है, तो ये कह सकते हैं कि जो आपदा कंट्रोल रूम है वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब आपदा के दौरान जो सूचनाएं हैं वो सही समय पर और सही जानकारी मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जबरदस्त तनाव का माहौल है। भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों की सीमा चीन सीमा से सटी है। चमोली के बाड़ाहोती में बीते वर्षों में कई दफा चीन के सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, जबकि पिथौरागढ़ में लिपुलेख तक सड़क कटने के बाद ड्रैगन परेशान है। यही वजह है कि बीते दिनों लिपुलेख दर्रे के पास भारत के अस्थायी कैंपों के निर्माण से चीनी सैनिक भड़क गए थे। लिपुलेख तक न्यूज़ 18 रिपोर्टर भी पहुंचे थे। तो चीन की कायराना हरकत से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि यह कोरोना से कमजोर हुए चीन की बौखलाहट है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। रिटायर्ड कर्नल PL पराशर का कहना है कि भारत की सेना से मुकाबला आज के हालात में चीन के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि चीन के पास सेना भले ही भारत से बड़ी हो लेकिन जमीन पर युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है। वह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल GBS चीमा का कहना है कि चीन आज की तारीख में हर फ्रंट में जीरो हो चुका है और भारत से मुकाबला करने की ताकत उसमें नहीं है। और ऐसे मुश्किल वक्त में जरूरत है कि उसके सामान की खरीदारी बंद हो, क्योंकि चीन के लिए पाकिस्तान ही आखिरी सहारा है और उसके बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए बॉर्डर से लेकर बाजार तक चीन को भारत कड़ा जवाब दे सकता है। वो एक्सपर्ट्स का कहना है कि 350 किलोमीटर वाले उत्तराखंड राज्य को चीन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी की तैयारी यहां पर पूरी है। भारत जो है वो 1962 वाला भारत नहीं है, ये आज 2020 वाला भारत है, जो सक्षम है और अपनी एक एक इंच भूमि को उसकी रक्षा करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और चाइना जो है वो बौखलाया हुआ है, इस समय बिल्कुल बौखलाया हुआ है। चारों तरफ से उसको जूते पड़ रहे हैं। इकोनॉमिकली बिल्कुल फेल हो गया है, सोशली
एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो मार खा रहा है हर नेशन से, अमेरिका से, बाकियों से भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो अल्मोड़ा जिले में लौटे प्रवासियों से जिला प्रशासन लगातार संपर्क कर रहा है। जो लोग घरों के आसपास रोजगार करना चाहते हैं उन्हें रोजगार देने की भी प्लानिंग है। डीएम का कहना है कि अब तक 5000 प्रवासियों से संपर्क हो चुका है जो अन्य राज्यों से अपने घरों को लौटे हैं। उन लोगों से पूछा जा रहा है कि कृषि, पशुपालन, बागवानी सहित किस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं। उसके अनुसार योजना बनाई जा रही है। इसके लिए एक टीम की भी गठन किया गया है। यहां पर लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है एवं उनसे रोजगार स्वरोजगार के संबंध में जानकारी भी मांगी जा रही है। तो काफ़ी सारे लोगों से हम लोगों ने ऑलरेडी संपर्क कर लिया गया है। करीब 5000 से भी अधिक लोगों से संपर्क हो गया है, जिसमें लोगों ने मुख्यतः कृषि एवं जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, संबंधित एक्टिविटीज़, उसमें अपनी रुचि दर्शाई है। काफ़ी सारे लोग सब्जी और फल सब्जी उत्पादन करने के भी इच्छुक हैं। अल्मोड़ा जिले में 35,000 से ज्यादा प्रवासी पिछले 3 महीने में अपने घरों को लौट चुके हैं। अब प्रवासी मनरेगा योजना ही में ही रोजगार की मांग कर रहे हैं, जिसके अलावा तत्काल रोजगार के लिए पहाड़ों में कोई काम नहीं है। डीडीओ ने बताया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जून महीने में ही 4000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार की मांग की है। इसमें अधिकांश प्रवासी हैं जो कुछ ही दिन पहले अपने गांव में लौटे हैं। 900 प्रवासियों ने अपने गांव में लौटकर नए जॉब कार्ड बनवाए हैं, जिसमें से 600 प्रवासियों ने तो काम की मांग भी की है। हाँ, इसमें इस बात का प्रमाण यह है कि पिछले साल तक हमारे 78,000 एक्टिव वर्कर थे। इस बार इनकी संख्या बढ़ के 82,000 हो चुकी है। तो 4000 की संख्या पर 2 महीने में ही इजाफा होना इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं लोगों के काम की मांग बढ़ रही है और बाहरी प्रवासी लोग जो काम मांग रहे हैं उनको भी समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड में हर गांव का अपना कुलदेवता होता है और टिहरी में ऐसे ही एक कुलदेवता है जिनके बारे में मान्यता है कि वो गांव में किसी बीमारी को नहीं आने देते। और अब तो कोरोना काल में दूर दूर से लोग इस देवता की शरण में पहुंचने लगे हैं। राजशाही के दौर से ही टिहरी, कुरना, मोलधार और सारजूला क्षेत्र के लोग औलिया देवता को अपना आराध्य देव मानते हैं। नई टिहरी शहर के बीचों बीच स्थित है औलिया देवता का मंदिर। माना जाता है कि औलिया देवता के आशीर्वाद से हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी महामारी आज तक इन क्षेत्रों में पहुंची ही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि टिहरी में लगातार कोरोना के केस इस बीच बढ़ रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है और लोग इसके लिए औलिया देवता को ही धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ औलिया से जल्द इस महामारी को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। गांव नहीं रहा, अब तो ये 100-500 आबादी का क्षेत्र नहीं रहा, अब तो ये 50,000 की आबादी का क्षेत्र हमारा नई टिहरी हो गया। तो नई टिहरी की बात करें, लेकिन अब तक हम देव कृपा ही मानेंगे कि इस नई टिहरी क्षेत्र में अब तक कोरोना से कोई भी हानि या क्षति नहीं हुई है। इसलिए हम इस देवता की कृपा मानते हैं। इसकी मान्यता यह है कि जो भी पहले कोई दिक्कतें होती थी तो उसमें लोग अपनी मन्नतें मांगते थे। कोई भी आज समय जैसे वैश्विक महामारी चल रही तो वैसे पहले भी कोई बहुत सारी चीजें होती थी। औलिया देवता को लोग सालों से पूज रहे हैं और ऐसे में कहा जाता है कि औलिया के चमत्कार की बात जब टिहरी के राजा को पता चली तो उन्होंने औलिया देवता की पुजारी को बुलाया और उसे एक तांबे का गड़ुआ सम्मान के तौर पर दिया। औलिया देवता के पुजारी हरिजन होते हैं जिनकी पीढ़ियां अब भी देवता की पूजा पाठ में लगी हैं। हमारा बहुत पुराना मंदिर है, 1815 का है। जबकि इसमें राजा को यह है कि पहले कोई बीमारी जो होती थी गांव में, चेतक वगैरह या हैजा वगैरह, ये देवता नहीं आने देता था यहाँ। इसलिए सब इसमें तो राजा ने भी पुरस्कार दे रखा, गढ़वा एक चढ़ा रखा। उत्तराखंड के कण-कण में भगवान किसी न किसी रूप में विराजमान है, जिसे कई सिद्ध पीठों के रूप में भी देखा जा सकता है और सभी की अपनी अलग अलग मान्यता और अलग अलग आस्था है। अब कोरोना महामारी के दौर में लोग औलिया देवता से इस महामारी को जल्द खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। चलिए, अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।